कॉम्प आईटी हो या फिर एआईएमएल एआईडीएस हो, इट इज ऑल अबाउट आपको बस 12 घंटे स्पेंड करने, 12 आवर्स एंड यू आर डन। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों आपके हो जाएंगे। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग। पढ़ाई शुरू करिए, 4 ही दिन बचे ना। हाय यश, गुड इवनिंग भाई। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखना है हम लोगों को, कंप्यूटर आईटी, एआईडीएस एआईएमएल 4 ब्रांचेस के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम लोगों के लिए है। हाय प्रशांत। चलिए, जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू करी है और जो लोग अभी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं उन सभी के लिए भाई शुरू करते हैं इन सेमेस्टर के लिए हम लोगों को कैसी प्रिपरेशन करने है उसके लिए। सबसे पहला डाउट, सर प्लीज आईएमपी दो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ना। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, आप पहले जो बता रहा हो वो सब कुछ सुनो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आईएमपी क्या है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते, आपको जहां से शुरू करना है वो है हम लोगों का यूनिट नंबर 1 एंड वी ऑल नो दैट कंप्यूटर हो, आईटी हो, एआईएमएल हो या फिर एआईडीएस हो, पुणे यूनिवर्सिटी के जितने सारे ये ब्रांचेस है जहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उन लोगों को यू विल ऑलवेज फाइंड कि पहला यूनिट जो है वो कॉमन है, दैट इज सेट थ्योरी एंड लॉजिक। अब जब पहली बार आप सेकेंड ईयर में आए और आपने ये वाला सब्जेक्ट देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज यार सेट थ्योरी पहले सीखे हुए, लॉजिक भी हम लोग पहले सीखे हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, आप जब अब देखोगे उस सब्जेक्ट को तो आपको लगेगा यार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोगों को, इतनी अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये सारे टॉपिक जो है वो नहीं आते। तो शुरुआत कर रहा हूँ, क्या क्या हम लोगों को सिलेबस में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना। शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी के साथ। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई सेट होता क्या है, किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, देखो सेट बिल्डर नाम का कोई एक फॉर्म हुआ करता है, उसके बाद होता है रोस्टर फॉर्म, बहुत सारे ऐसे टाइप्स है जो कि हम लोगों को सेट रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। तो वो पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सुना तो ऐसे लगता है कि यार पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होगा, जैसे हम लोगों का M1 M2 M3 हुआ करता है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। थियरम डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछे जाते हैं, प्रूफ दैट पूछे जाते हैं, और तो और न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से शुरू करने जा रहा हूं, सेट थ्योरी। जस्ट हैव अ लुक एट इट। सेट थ्योरी क्या होती है, बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए, किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ये पता होना चाहिए। देन देयर आर टाइप्स ऑफ सेट, यार बहुत सारे टाइप्स है सेट के जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट। सबसेट के बाद होता है आपका प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देन देयर इज पावर सेट होता है जो हमें पता होना चाहिए। नल सेट होता है, बहुत सारे सेट के टाइप से जो हमें पता होने चाहिए। और उसी के साथ साथ एक चीज होती है कार्डिनैलिटी। नाम सुना होगा। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि आपके सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो कितने हैं, इसके ऊपर हम लोगों को कार्डिनैलिटी हेल्प करती है। पावर सेट नाम सुना। पावर सेट का मतलब क्या है यार, पावर सेट का मतलब है कि आपको जो ओरिजिनल सेट दिया गया उसके कितने टुकड़े अलग तरीके के हो सकते हैं और उनका कुल मिला के एक सेट जब बनेगा, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, आपका पावर सेट होता है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, डिफाइन पूछा जाता है, डायरेक्टली डिफाइन सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सेट पे भी 2 मार्क के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि आपको ये थियोरेटिकल जो पार्ट है उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि मुझे पर्सनली लगती है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज काउंटेबल फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट। नाम वापस से सुन लो, काउंटेबल फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट। तो मैं बताता हूं, जब आप काउंटेबल रीड करते हो ना वर्ड, तो आपको ऐसे लगता है कि ऐसी चीज जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब ऐसी चीज जो काउंट कर सकते हैं तो वो तो भाई फाइनाइट ही होनी चाहिए, लेकिन यहां पे 2 अलग अलग टाइप बन रहे हैं, एक काउंटेबल फाइनाइट और एक
काउंटेबल इनफाइनाइट। मतलब बताता हूं, अगर आपको कोई एक हाथ सेट दिया हुआ है, अगर आप उस सेट के सारे एलिमेंट आपके नेचुरल नंबर वाला जो आपका सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो। अब कोरिलेट का मतलब भी मैं बताता हूं, इट हैज टू बी 1 to 1, नाम सुना होगा, और ऑन टू आगे जाके मैं सिखाऊंगा। तो 1 to 1 और ऑन टू रिलेशनशिप अगर क्रिएट हो पा रही है तो इस केस में आप बोल सकते हो कि देयर इज काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो डिटेल में ये सारी चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। इसके ऊपर ना एक प्रूफ आ सकता है काउंटेबल इनफाइनाइट और काउंटेबल फाइनाइट के ऊपर, वो भी ढंग से आप एक बार प्लीज देख लेना। तो ये था पहला वाला लॉट जहां पे सेट थ्योरी की बेसिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। सेकेंड चीज है कि सेट पे हम लोग कौन से ऑपरेशंस करते हैं। पता तो होगा यार हम लोग कौन से ऑपरेशन करते हैं। 2-3 ऑपरेशंस जो है ना वो बहुत अच्छे से हम लोगों को आते हैं कि यार कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। 3 ऑपरेशंस में हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके बाद के जो 2 ऑपरेशंस है ना वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। एक होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस और एक होता है सब्ट्रैक्शन वाला। सो ये 2 जो ऑपरेशन है ना वहां पे हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और मैं बताऊं आपको, इसी के ऊपर एग्जाम्स में सम आते हैं। आप बोलोगे सर ये पहले कहां पे था क्या? आप याद करो 11th-12th में अगर आपने सेट थ्योरी सीखा होगा तो पहले 3 ऑपरेशंस थे, लेकिन बाद के ऑपरेशंस पे इतना डिटेलिंग किया हुआ नहीं था। यहां पे उन लोगों ने बाद के ऑपरेशन पे बहुत डिटेलिंग किया हुआ है। तो सेट ऑपरेशंस बेसिक हम लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद नाम तो सुना ही होगा, वेन डायग्राम, सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आप सेट दिखाओगे, सेट के अंदर एलिमेंट्स दिखाओगे, फिर इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, यूनियन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर एक यूनिवर्सल सेट करके सेट होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेट ऑपरेशन वेन डायग्राम से रिलेटेड हम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली लगता है, देखो ऑलरेडी मैं यहां पे चाहिए तो स्टार करके रखता हूं, मुझे पर्सनली लगता है एग्जाम में आ सकता है, दैट इज वेन डायग्राम के ऊपर सम। आप बोलोगे क्या सर इतना तो आसान होता है वेन डायग्राम पे, क्या ही हम लोग दिमाग लगा सकते हैं? बताता हूं। यहां पे ना सिर्फ 2 सेट नहीं आएंगे, जैसे कि सेट ए लिया, सेट बी लिया, उसका इंटरसेक्शन, उसका यूनियन, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको जब सम्स आएंगे ना तब आप कंसिडर करके चलो कि आपके पास रहेंगे 3 सेट, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। तो 3 सेट और उसके साथ बाहर आपका हमेशा एक कॉम्बिनेशन में रहता है, दैट इज नथिंग बट आपका यूनियन वाला, सॉरी यूनिवर्सल वाला सेट। तो अब इफ यू आस्क मी कि क्या क्या चीजें होती है तो मैं आपको बताता हूं। वेन डायग्राम के बेसिक सम्स के साथ आपको कुछ प्रूफ दैट वाली चीजें रहती है। यहां पे देखो, आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं आपको। ए ये सिंबल देख रहे हो, सिमेट्रिक डिफरेंस, बी ब्रैकेट कंप्लीट, देन अगेन सिमेट्रिक डिफरेंस और सी लिखा हुआ है। उसको हमें इक्वेट करके दिखाना है, किसके साथ दिखाना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ब्रैकेट बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो यहां पे आप देख सकते हो दैट इज एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आपको दिखाना है, ए माइनस, ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स लिए हुए। ऐसे वाले एग्जांपल्स में आपको करना क्या है भाई? ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, फिर आपको देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या। मैंने बहुत तरीके से आपको ये चीजें पहले भी आई थिंक कोर्स में जो लोग एनरोल्ड है उनको पता है कि मैंने सिखाया हुआ है कि यार सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है। सब्ट्रैक्शन में पूरी की पूरी वो अपना खुद का पूरा प्रॉपर्टी लेके जाता है, दैट वाज आवर सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन। और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोगों ने देखा था कि उनके कॉमन रीजन में कभी कोई बीच में नहीं आएगा। तो 2 बेसिक एनालॉजी के हिसाब से यूनियन इंटरसेक्शन तो वी ऑल नो दैट, उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हमें जो कि वेन डायग्राम को यूज करके आपको सॉल्व करने होंगे। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब इस केस के साथ यहां पे देखो मैंने स्टार किया हुआ है, ये पूरा का पूरा सेक्शन आप कंसिडर करके चल रहे हो। चलो कि थियोरेटिकल एरर, उसमें काउंटेबल फाइनाइट इनफाइनिटी वाला एक प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट सम्स ऑन आते प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है आपको, इंक्लूजन इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड कर रहे हो। तो कुछ कार्डिनैलिटीज ऐड होंगी, कुछ कार्डिनैलिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी, जहां पे यूनियन इंटरसेक्शन वाले कॉम्बिनेशंस यूज किए जाएंगे। और उसके साथ साथ एक खतरनाक वाला फॉर्मूला जो बहुत लोगों को ना लगता बहुत आसान है बट यूज करते नहीं आता है। ये देखो कार्डिनैलिटी ऑफ क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है भाई? ए बी सी कहीं ना कहीं वो गेम में ऑलरेडी है प्लेयर, ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो हमें ये कार्डिनैलिटी बताती है। दैट इज इक्वल टू ओवरऑल आपके टोटल क्लास के जितने मेंबर्स है उसमें से आपको जो नहीं खेल रहे उनको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल चीज, जितने भी लोग कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसका अगर आपको आंसर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो इन अ क्लास, और उसके बाद जो नहीं खेल रहे हैं उनको बस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब बस ये 2 लॉजिक
इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल और उसके साथ ये एक फॉर्मूला, इसको यूज करके आप पता है इतने बड़े 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 जो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं सारे सॉर्ट कर सकते हो। बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं, आपको वर्ड प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं ना, वहां पे ना आपको कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में लिखा होगा, फिर फिजिक्स और मैथ्स इतने, केमिस्ट्री और मैथ्स इतने, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना है, फिर इन ये तीनों में कॉमन इतना है, वगैरह वगैरह चीजें दी जाती है। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे इस सेक्शन में आपको मैंने दिखाया हुआ है, ऐसे हमें दिखाने पड़ते हैं। अब इसका एंडिंग कहां पे होगा? बुक्स में दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। मैं आपको हमेशा कहता हूं आप डेटा पहले तो गैदर करो और वंस यू गैदर योर डेटा गो फॉर वेन डायग्राम। एक बार की वेन डायग्राम आपको मिल जाए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो फॉर एग्जांपल देयर इज 2, देयर इज 5 एंड देयर इज 7 और यहां पे लेट्स से कि अपन ले लेते 5, देन देयर इज 3, 4 एंड लेट्स से 6। अब जिन लोगों को ये सब कुछ दिख रहा है वो मुझे आप बता दो, सेट ए, सेट बी, सेट सी जो है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज नथिंग बट आवर यूनिवर्सल सेट, लेट्स से दैट इज हैविंग वैल्यू 7। अब सारी कार्डिनलिटीज मैंने दिखाने के बाद अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, मुझे फटाफट जवाब दो। सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, यानी कि सिर्फ कोई एक चीज करने वाले लोग यहां पे कितने? आपको क्या करना पड़ता था? एक बार की वेन डायग्राम आ गई तो यहां पे 2 है, यहां पे 7 है, यहां पे 5 है, तो आपको 7, 5 और 2 को ऐड करके योर आंसर वुड हैव बीन कितना आ जाता? 14 आ जाता। करेक्ट है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे क्या? व्हाट इज सेट, सबसेट? हाँ आ जाएंगे ना भाई। यस AIDS, विल दिस बी सेम? ऑफ कोर्स यस सारा, डन। अब देख लो, इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ए, बी या सी में इन्वॉल्व है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ क्या पूछूंगा मैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इस केस में आपको क्या करना है भाई? आपके टोटल नंबर ऑफ काउंट आ रहा है उसमें से आपको क्या करने का है? आपको ये 7 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर पाए तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो ये सब कुछ ऐड कर लो। 2 एडेड विद 3 एडेड विद 5 एडेड विद 5 एडेड विद 7 एडेड विद 7, ये भी आप अगर कर पाओ ना तो आपको क्या मिलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी मिलेगा। तो भाई सम इतने बड़े बड़े रहते हैं, रीड करते हुए इतना समझ आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ना जैसे एक एक लाइन पढ़ रहे हो ना, वैसे इमीडिएटली कार्डिनलिटी ऑफ यू, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, ऐसे करके आपको नंबर्स लेके आने पड़ेंगे। वंस यू गेट द नंबर्स, भाई वेन डायग्राम रेडी कर लो, और वेन डायग्राम एक बार आ गई ना तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो भी सवाल ये लोग हमें पूछे, हम सारे सवालों के जवाब उनको क्लियरली दे सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आता है, ये थियोरेटिकल पार्ट आता है कभी कभी एग्जाम में, दैट इज सेट टू बी व्हाट? मल्टी सेट। अब मल्टी सेट का मतलब क्या होता है? रेगुलर सेट तो हम लोगों ने सुना हुआ है, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि यार मेरे पास नंबर ऑफ कार्स का मेरे को सेट बनाना है, तो नंबर ऑफ कार्स में आप समझ लो मेरे पास 10 कार है और मेरे पास 2 मारुति सुजुकी वैगन आर है। तो मुझे बताओ, क्या आपके सेट में 2 मारुति सुजुकी एलिमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स दिखाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है यहां पे आपके सिमिलर एलिमेंट आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मल्टी सेट कहते हैं। अब इस मल्टी सेट के ऊपर भी यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन हो सकता है, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ऑपरेशन हो सकता है। राइट? रिपीट करो क्वेश्चन भाई। यार टाइम पे बस आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। तो मल्टी सेट के ऊपर आपको चीजें मिल जाएगी। तो देखो, ये इतना वाला जो सेक्शन है दैट इज क्लियरली रिलेटेड टू सेट थ्योरी। अब पहला सवाल है कि सर हम लोग इतना पढ़े कब? एग्जाम्स तो हम लोगों की नजदीक आ रही। तो मैं आपको 2 ऑप्शंस बताता हूँ। आपने अगर कोर्स को ढंग से देखा हुआ है, और जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है या फिर जो लोग लेने वाले हैं, उनको बस आइडिया दे देता हूँ। ये जो मैंने पूरा का पूरा ब्लू कलर का सेक्शन दिखाया हुआ है, ये आपका वीडियो 1 में कवर हो रहा है। पूरा वापस से ब्राउन कलर का सेक्शन दिखा रहा है, वीडियो 2 में कवर हो रहा है। उसके बाद ये जो सम्स है ये सारे वीडियो 3 में कवर हो रहे हैं, और उसके बाद मल्टी सेट की कॉन्सेप्ट वीडियो 4 में कवर हो रही है। तो आप अगर इनको देखोगे तो इनके टाइमिंग्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अगर टोटल टाइमिंग्स भी ऐड करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोगों को एक्चुअल में कितना समय लगता है अगर हम लोगों को सेट थ्योरी को खत्म करना है। आपको एक और ऑप्शन भी बताता हूँ, ये जो टाइमिंग्स लिखे हुए ना, इनको ऐड करके देखो टोटल समय कितना लगता है। और तो और जरूरी नहीं है पूरा का पूरा वीडियो देखना है उसी स्पीड पे, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। नंबर ऑफ सम्स आपको सेम पैटर्न के दिखाई दिए तो आप आगे बढ़ सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए और न्यूमेरिकल आप ढंग से सॉल्व कर पाओ। मुझे पर्सनली लगता है ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया। ये अगेन डेफिनेशन और प्लस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का थोड़ा सा लॉट यहाँ पे रहेगा जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो यार,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं ऑफलाइन क्लासेस में यार ये 2 बार रिपीट कर चुका हूं, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को कितनी भी बार बोला तो भी उनको जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, दैट इज मेथड ऑफ प्रूफ। 3 स्टेप आपको हमेशा दिखाने पड़ते हैं, एक होता है बेसिस, उसके बाद होता है आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस और तीसरे होता है इंडक्शन स्टेप। अब मतलब क्या है इसका, पहले क्या करो आप n इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल के, n इज इक्वल टू 1 डाल के आपको आंसर्स मैच होते कि नहीं देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बोलना है देखो भाई n इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है तो n इज इक्वल टू k पे ट्रू है, दैट इज हाइपोथेसिस। यानी कि हम लोग यहाँ पे उनको बोल रहे कि एज्यूम कर लो कि ये सही है, और जस्ट n इज इक्वल टू k को सही मान के जब हम लोग n इज इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव कर पाएंगे कि वो भी मैच हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, तब जाके आपका मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म होता है। आई अगेन रिपीट, मैथमेटिकल इंडक्शन पे एग्जाम में सम जरूर आएगा। इसका मतलब ये कि 2 स्टार तो आपको दिखाई दिए, उसके साथ साथ एक और स्टार, ये स्टार इसको भी कर लेता हूं, एक और स्टार आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के सम्स आपको करने होंगे। अब बोलोगे सर इसमें कितने टाइप्स आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के सम्स में, तो मैं आपको बताता हूं 2 तरीके के सम्स है जिन पे आपको अटैक करना है। एक डायरेक्टली नेचुरल नंबर के हिसाब से आता है, समथिंग स्क्वायर, समथिंग क्यूब या फिर फैक्टोरियल वगैरह वगैरह पोर्शन के हिसाब से आता है LHS इक्वल टू RHS में। दूसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल ट्रेंडिंग है, वो ये कि आपको कोई एक खतरनाक वाला नंबर दिया जाता है और बोलते हैं कि प्रूव दैट इट इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, 7^2n प्लस 2^3n माइनस 3, 3^n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय क्या लिखा हुआ है 25। तो इफ यू लुक इनटू दिस, ये वाले सम्स जो है ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, तो ये 2 टाइप आपको आने चाहिए। आप एक हाथ दूसरा एक हाथ इस तरह सम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं एक और थोड़ा सा समय लेता हूं इसमें एक और टाइप का समय बताता हूं कि फर्स्ट 1000 नंबर ले लो, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 11, ऐसे वाले सम्स का पैटर्न भी यहाँ पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो भाई जितना मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में, जो हाईलाइटेड चीजें बता रहा हूँ वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन समझ लो कि ओवरऑल कितना काम करना है। हम लोगों को थोड़ा सा रट्टा मारने वाला स्ट्रेटेजी मैदान में लाना पड़ेगा, बिकॉज डिफाइन सेट जब पूछा जाता है ना तो पता होता है, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते, या फिर बोल नहीं पाते हो तो लिख कैसे पाओगे यार। तो जितने हो सके उतने एग्जाम्पल छापो, हर एक चीज में जितना जहां जहां पे आप लोग एग्जाम्पल चेप सकते हो वहां पे एग्जाम्पल्स दे दो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनको कन्विंस करो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। समझ में आ रहा है? तो 1, 2, 3 जितना चाहिए उतना ले लो। सर इज देयर एनी, यस आ जाएंगे सब, मैं ले रहा हूं यार ऋषिकेश, ले रहा हूं। अब देखो ये वाला हम लोगों का सबसे पहला वाला पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब सर मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ पे, आप जो लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए बता दूं, आपका वीडियो नंबर 5 जो कि अराउंड 28 मिनट्स का है, उस वीडियो में मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने कवर करके लिया हुआ है और ऑलमोस्ट 11-12 सम्स रहेंगे यार, सारे सम्स की मैंने प्रैक्टिस करा के लिया। अब जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पूरा सब कुछ ऐड करने के बाद अगर आप कोर्स पे देखोगे तो you'll find कि 3 hours 20 minutes लगते हैं आपको पूरा सारा सब कुछ ये इतना वीडियो देखने के लिए। आप 1.25 स्पीड करोगे ना, ये सारी चीजें आपकी 2.5 घंटे में होगी। कितने घंटे में? 2.5। खुद का 1 घंटा ऐड करना जहां पे आप खुद प्रैक्टिस करोगे चीजों का, यानी कि आपका 3-3.5 घंटे में ये सेट थ्योरी वाला टॉपिक हो सकता है। मैं काउंटिंग इसलिए बोल रहा हूं, आपको प्लानिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहला पेपर होने वाला है, तो इस केस में ना सेकेंड ईयर पहला पेपर और पहला ऑफलाइन पेपर, तो ये सारी चीजों में ना आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। हाउ मच टाइम वी डिवोट फॉर ईच सब्जेक्ट कंसिडरिंग टाइम ऑफ रिविजन, सब बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये सेट थ्योरी और मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए जो मैंने बताया वो समझ में आया क्या? देखो ये जो है ना, ये आप पूरा टोटल कट कर लो। मैं खुद आपको यहां पे लिख के देता हूं कि आप लोग क्या करो, 2 hours प्लस 30 मिनट्स ले लो और उसमें खुद का 1 hour ऐड कर लो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, अभी मुझे समझ में आ रहा है, आप इसको 3.5 hour में खत्म कर सकते हो। ये मेरा एनालॉजी है, आप इसको थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हो, 3 घंटे में खत्म होने जैसा है। ये समझ में आ रहा है? ये पहला लॉट। अब दूसरा लॉट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज लॉजिक वाला। तो समझ लो दोस्त, ये भी टॉपिक ऐसा है ना, हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन वही होता है ना कि सिर्फ ट्रुथ टेबल पता है, 2-4 ऑपरेशंस हम लोगों को पता है, उसके बाद हम लोगों को कुछ आता है नहीं। तो भाई कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स है आपको पता है, टोटल 5 है। आप अगर चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, लेकिन इफ यू लुक एट बेसिक तो 4 आपको दिखाई देंगे। आपको पता है कौन से है।
एंडिंग ऑरिंग वाला ऑपरेशन है जिसको कंजंक्शन डिसजंक्शन के हिसाब से बोला जाता है। उसके बाद आपका अगर आप देखोगे तो इफ एंड इफ ओनली इफ वाला जो होता है और IFF वाला एक ऑपरेशन रहता है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है, इस हिसाब से आप लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स का टेबल वर्कआउट कर सकते हो। एक्सॉरिंग होता है ना यार, तो सारे के सारे इफ देन वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को लगती है। देखो इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, ये देखो P इंप्लाइज Q एंड P डबल इंप्लाइज Q, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। P एंडिंग Q होता है और उसके बाद P ऑरिंग Q होता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कॉम्प्लीमेंट वाला तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चार कॉन्सेप्ट के बेसिक टेबल, ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए। इसकी एक एनालॉजी पता होनी चाहिए कि क्या होता है, राइट। एक भी यार यहाँ पे ट्रू आया तो आप सबको ट्रू बोलोगे, सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे सॉरी, ऑरिंग वाले ऑपरेशन में, एंडिंग वाले ऑपरेशन में दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी हिंट्स होती है ये आपको यहाँ पे सारी की सारी पता होनी चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है ये सबसे बड़ा प्लेयर है, ये किंग मेकर है भाई, ये आपको आगे जाके बहुत जगह पे लगता है, ठीक है। सर प्लीज शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई चल क्या रहा है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो बोल रहा हूं मैं, और क्या करूं इसके बाद, आप सुन तो लो, देख तो लो यार। चलिए ये आपका ओवरऑल मैंने सेट बता दिया। अब लॉजिक में हमें करना क्या है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, पता होनी चाहिए कैसे वर्कआउट होती है। देन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब पता है ना, ट्रूथ टेबल में सारे के सारे अंकल टी होने चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन है, सारे के सारे आपके यहाँ पे जिस हिसाब से फॉल्स होने चाहिए, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले स्लॉट में हम लोगों को आना चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी आपको ट्रूथ टेबल के हिसाब से चीजें पूछी जाएंगी। एक तो यार टोटोलॉजी है या नहीं आप प्रूव करो, कॉन्टिजेंसी है या नहीं प्रूव करो, कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं प्रूव करो। तो एक ट्रायल वाला मैंने जस्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो भाई कुछ इस तरीके का सम हो सकता है जहां पे हमें खुद को टेबल बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद एक और सम का टाइप होता है जहां पे कॉन्वर्स फाइंड करने के लिए पूछते, एक बड़ा सा मस्त स्टेटमेंट देते, इफ आर्यन डज दिस देन दिस हैपेंस, राइट। तो इफ देन वाले जो स्टेटमेंट्स आते हैं वहां पे भी आप लोगों को कॉन्वर्स इनवर्स यूज करने के लिए या फिर स्टेटमेंट्स बनाने के लिए पूछते हैं। स्टेटमेंट का फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे मुझे लगता है एक लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली एक हद सम यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद मुझे एक और चीज आपसे डिस्कस करनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स ऑन DNF एंड CNF। अब ना NF मैं आपको लॉन्ग फॉर्म बताता हूं, दिस इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। इसके ऊपर सम्स आते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या मैं बताता हूं। ये देखो आपको यहाँ पे ऑरिंग, अगर सेंटर में अगर आपका यहाँ पे एंडिंग हो रहा है तो बचे हुए सारे सेट्स में यहाँ पे हमेशा क्या दिखना चाहिए भाई, आपका ऑरिंग दिखना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपने ऑरिंग किया है तो इस तरीके से सेटअप करो आपके इक्वेशंस को कि आपको यहाँ पे सब जगह पे क्या दिखना चाहिए, एंडिंग। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एंडिंग जो है वो ऑरिंग हो रहा है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरिंग जो है वो एंडिंग हो रहा है, दैट इज DNF एंड CNF। तो DNF CNF के डिटेल में सारी चीजें देख लो, सम्स देख लो, 4-5 इंपॉर्टेंट सम्स है, वही सम्स रिपीट मोड में आते हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आई तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे वाले सम्स में दिक्कत आएगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो यहाँ पे क्लियरली एक सम पूछा है, मैंने लिख के दिया हुआ है, फाइंड CNF ऑफ P एंड Q, और उसके बाद ऑरिंग किया है, नेगेशन P किया है, एंड Q एंड R के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये इसको आसान करने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती, तो मैं आपको बताता हूं। कोर्स को ढंग से देखोगे या फिर आप आपकी बुक में अगर पढ़ने की जो भी कोशिश करा है, जिन्होंने अब तक कोर्स नहीं लिया उनके लिए बताता हूं कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको खुद से आनी चाहिए। तो पहले प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करनी जरूरी है। मैंने तो भाई मेरे कोर्स में प्री रिक्विजिट करके टाइटल दिया हुआ है, एंड दिस कम्स अंडर वीडियो नंबर 2 जो कि आपके लॉजिक के सेक्शन में आपको रहेगा, जहां पे आपको सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द सम प्री रिक्विजिट्स आनी चाहिए। अब प्री रिक्विजिट्स है कौन सी, देखो idempotence, then commutative, associative, distributive, डी मॉर्गन्स लॉ एंड देन एब्जॉर्प्शन लॉ। ये सारे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक खतरनाक वाला इंसान है जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, P इंप्लाइज Q दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे। तो P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन P ऑरिंग Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना तोड़ता है। मतलब देखो आपको इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन दिखा ना, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, बिकॉज आपको ओवरऑल सब में कौन कौन चाहिए, बस एंडिंग चाहिए, बस ऑरिंग चाहिए। तो जितना हो सके उतना सबको तोड़ने की कोशिश करो और एंडिंग ऑरिंग में चीजें लाने की कोशिश करो। तो जब डिसजंक्टिव होता है, कंजंक्टिव होता है, तो क्या किस तरीके से कैसे करना है, ये सब कुछ आपको ढंग से आना चाहिए। आप पकड़ के चलो कि एक हाथ सम में स्टार कर देते हो इसको, यहां पे हम लोगों को एक हाथ सम का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है जो कि हो सकता है, राइट।
चलो उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रूफ। हम लोगों ने अभी अभी इंडक्शन वाली चीज देखी, अब रूल्स ऑफ इन्फेरेंस करके, जो कि आई थिंक मुझे कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे कि क्या है कैसा है, तो बताता हूं। मेथड ऑफ प्रूफ में आपको रूल्स ऑफ इन्फेरेंस पता होनी चाहिए, जिसके 4 टाइप है। चारों टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोडस पोनेंस, मोडस टोलेंस, देन हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। तो ये 4 बेसिक टाइप है जो हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, आपको रट्टा मारो वाला मोड जो है वो ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर ना मुझे लगता है कि सम्स आ सकते हैं। ये जो सम्स के लिए ना जहां पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना पड़ता है, बताता हूं आपको कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्मार्ट हूं, ये प्रूफ करो, तो आपने क्या करना है पता है? आपने ये प्रूफ करना है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, रॉन्ग निकलना चाहिए। समझ में आया? मतलब कि कोई चीज है, ये प्रूव करने की जगह पे वो चीज उसका नेगेशन नहीं है, ये अगर आप प्रूफ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। तो यहां पे आपको पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि भाई तू स्मार्ट नहीं है, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं और पूरा का पूरा काम कर रहा हूं, और एंड में मुझे समझ में आएगा मैंने जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन करा था वही गलत है, इसका मतलब है मैं तो क्लियरली क्या निकला, स्मार्ट निकला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहां पे यूज करिए, और ये इसके ऊपर सम्स आते हैं दोस्त, और ना वर्ड प्रॉब्लम में होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करना पड़ता है, और फिर जाके ये सब कुछ वर्कआउट होता है। आप वीडियो नंबर 3 लॉजिक 42 मिनट्स का वीडियो, वहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने सम्स को सॉल्व किया हुआ है, राइट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसके ऊपर भी मुझे लगता है सम्स आने के चांसेस है। देख लो, प्रेडिकेट्स करके लिखा हुआ है, क्वांटिफायर्स है, 2 टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, और इनमें आ जाएगा सम यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल। फॉर ऑल होता है, या फिर देयर एग्जिस्ट होता है, इसके ऊपर हम लोगों को, या फिर उनके जो नेगेशंस होते हैं उनके ऊपर सम आ सकता है। ये छोटा सा पार्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी करके जाओ, ऑन द स्पॉट सम्स आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। बस इसकी कॉन्सेप्ट समझ लेना, मतलब 26 मिनट का है ना, इसका बस पीडीएफ भी देख लिया ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो आपको ना ज्यादा कुछ यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ऐप से काम कर रहे हैं, जो लोग कोर्स लेके काम कर रहे हैं, उनके लिए देख लो ये पूरा का पूरा लॉजिक वाला टॉपिक जो मैंने बताया, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट जो भी पूछी जाएगी थोड़ी बहुत, यहाँ पे तो न्यूमेरिकली ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप अगर ओवरऑल इसका काउंटिंग देखो तो ये 2.5 आवर का, मतलब 2.5 आवर्स का मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको क्लियरली 2 घंटे में खत्म कर सकते हो। वीडियो देखोगे, खुद के 45 मिनट्स बस लगाओ कॉन्सेप्ट को एक बार ग्रास्प करने के लिए, तो आपका ये जो जाएगा ना 2 आवर्स 45 मिनट्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो, आपका ओवरऑल पहला यूनिट जो है वो किन किन चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले तो सेट थ्योरी था, देन मैथमेटिकल इंडक्शन था, और उसके बाद लॉजिक था। यहाँ पे मुझे 2.5-3 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3.5 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है 3.5 और आप 2.5 पकड़ लो, तो टोटली आपका जो पूरा का पूरा यूनिट है वो आपका 6 घंटे में खत्म हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि 6, 6.5, 7 घंटे में आपके यूनिट्स खत्म हो सकता है। इट इज जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि किस पे ज्यादा हम लोगों को भरोसा रखना है और किस पे कम रखना है। अब यूनिट नंबर 1 के साथ आप लोगों के जो यहाँ पे डाउट्स आए हुए हैं, एक तो जो भी लोग आ रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैं बता देता हूं भाई, आपने अगर इन सेमेस्टर के प्रीवियस पेपर्स देखने की कोशिश करी तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि पिछला 2019 पैटर्न के इन सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं। कुछ कॉलेजेस ने पिछले साल ऑनलाइन लिया था, कुछ कॉलेजेस ने खुद ही पेपर निकाल के ऑफलाइन लिया था। तो कंफर्म है नहीं कि भाई हम लोगों के पास इसके पूरे के पूरे सवाल हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट समझ लो। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने मेरे हिसाब से स्टार करके रखा हुआ है भाई कि इनके ऊपर सवाल आ सकते हैं, बस आपने उसको ध्यान से करना है। वैसे भी चीजें आप फटाफट भगा सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, आपके लिए काफी आसान हो सकती है चीजें। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी गलतियां भाई, तो थोड़ा सा ख्याल रखना, कम ज्यादा हो सकता है। आप आपकी कॉन्सेप्ट तगड़ी करना, एग्जाम में किसी भी तरीके का सम आपको आ सकता है। अब जितने लोग देख रहे हैं, आई थिंक अराउंड यहाँ पे यस, उसमें मैं आपको बताता हूं। अब मैं जो बताने वाला हूं, ये जो यूनिट है ये इन सेमेस्टर में किनको ही अच्छे से समझ लो, यहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर और एआईडीएस ब्रांच के लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कंप्यूटर और एआईडीएस ब्रांच को, जिनको इन सेमेस्टर में ये वाला टॉपिक है। अब आप बोलोगे आईटी वालों को कौन सा है, तो उनका कॉम्बिनेटरिक्स वाला टॉपिक है, वो थोड़ी देर में इमीडिएटली मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप कॉम्प और एआईडीएस वाले यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, तब तक बचे हुए जितने सारे आईटी के लोग हैं कोई नहीं जाएगा, वहीं पे रुकेगा, देखेगा क्या है। और तो और आईटी वाले क्यों नहीं जाएंगे भाई, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक उनको एंडसेम के लिए है, राइट। तो सारे के सारे पूरे के पूरे जो टॉपिक सिखा रहा हूं सब ध्यान दो। नेक्स्ट जो मेरा यूनिट शुरू हो रहा है, जो कि सिर्फ कॉम्प और एआईडीएस को है, दैट इज नथिंग बट
रिलेशंस। अब रिलेशंस एंड फंक्शन में से मैं पर्सनली हमेशा ये कहता हूं कि भाई रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन में से जब रिलेशन क्रिएट होंगे तभी तो आप फंक्शंस में जा पाओगे। लोग आपको आपके फंक्शन में कब बुलाएंगे? उनके फंक्शन में, जबकि आपके रिलेशन मेंटेन रहेंगे। तो रिलेशन में आपको कौन सी चीजें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बताता हूं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसके ऊपर ना बहुत बारी एग्जाम में पहले प्रीवियस कोर्स में, प्रीवियस सिलेबस में सम्स आए हुए हैं। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, डोमेन रेंज फॉर्म होता है, डायग्राफ फॉर्म होता है और मैट्रिक्स वाला फॉर्म रहता है। कोई भी सम आपको दिया जाए, आपको बस उस सम को वो लोग अगर आपको कोई बाइनरी रिलेशन देंगे तो आपको पता है कि उसको किस हिसाब से लिखना है और कैसे लिखना है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। स्टार है भाई, कंपलसरी पकड़ के चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के ऊपर आपको समाया गया आएगा। अब कितनी प्रॉपर्टीज है? वैसे अगर देखा जाए तो आप पकड़ के चलो कि 3 ही प्रॉपर्टी है। अब जो ये 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से यार ये टॉपिक जो है ना ये बहुत खतरनाक हो चुका है। बिकॉज देखो, रिफ्लेक्सिव के साथ आपका नॉट रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट आता है, सिमेट्रिक के साथ नॉट सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है और ट्रांजिटिव के साथ नॉट ट्रांजिटिव वाला आता है। अब जो बंदा, जो रिलेशन ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसे आप लोग कहोगे कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एग्जाम में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर डायरेक्टली सम आते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने हमें 1 2 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए बोला हुआ रहता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर सम्स आने के बहुत ब्राइट चांसेस है दोस्तों, ये अच्छे से कर लो। कहां मिलेगा? हम लोगों का अगर ऐप के कोर्स में देखोगे तो वीडियो नंबर 2 जो कि 55 मिनट्स का है, वहां पे आपको इसके सम्स और सारा डिटेलिंग जरूर मिलेगा, देखना जरूर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज पोसेट। पोसेट देखो लिखा कैसे, सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। लॉन्ग फॉर्म क्या है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली का P, ऑर्डर्ड का O और यहां पे क्लियरली सेट लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं। यहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था कि नहीं? अब पार्शियल ऑर्डर में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव तो होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो कोई एक प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है, इसीलिए पार्शियली चीजें सेटिस्फाई करता है, इसीलिए उसे पार्शियल ऑर्डर सेट बोला जाता है। देखो उसके बाद इसी पार्शियल ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैश डायग्राम। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जिनको हैश डायग्राम पता है, लेकिन जब भी ड्रॉ करने जाते हैं गलत ड्रॉ करते हैं। मैं खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं हैश डायग्राम की होती क्या है, निकलता कैसे है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं कि भाई हमेशा ये अपवर्ड्स ही जाता है, जो भी आपको एलिमेंट्स दिखाने वो डॉट से दिखाने, कहीं पे एरो नहीं होना चाहिए, तो ये जो बहुत छोटी छोटी सेल्फ लूप नहीं होने चाहिए, ये सारे रूल्स हैश डायग्राम को एप्लीकेबल है। और उसके बाद हैश डायग्राम से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट, चेन क्या होता है, एंटी चेन क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड। अपर बाउंड में आप देखोगे तो लीस्ट अपर बाउंड होता है और लोअर बाउंड में आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होता है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैटिस। तो आप पकड़ के चलो इसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी, मैं बस पॉसिबिलिटीज को स्टार कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है वो वाला चीज अच्छे से कर लेना, ये वाला सेक्शन। अब आपको पता है मैंने अपने ऐप पे ये इसको ना 3 सेक्शंस में तोड़ा हुआ है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। वीडियोस का आपको ओवरऑल ड्यूरेशन भी दिखाया हुआ है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और जिनको ना हैश डायग्राम के पहले 2 सम समझ में आएंगे ना, वो खुद ही बाकी के जो हैश डायग्राम है वो खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कोशिश तो करो, आपको जरूर आना शुरू हो जाएगा भाई मेरे। ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका क्लोजर वाला। अब क्लोजर क्या होता है मैं बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्लोजर के बारे में दे देता हूं। मेरे पास कोई मुझे 10 रुपए की चीज खरीदनी है और मेरे पास 9 रुपए और मेरे पास 1 रुपया कम है, और मैं ढूंढ रहा हूं यार मेरे को कब 1 रुपया मेरे पास आएगा और मैं वो 10 रुपए की चीज लूं। और तभी मेरा दोस्त आ जाता है और मुझे 1 रुपया देके चला जाता है और बोलता है भाई तेरे को जो लेना है वो तू ले सकता है। देख 9 रुपए मेरे पास होने की वजह से मेरे को 10 रुपए की चीज लेने के लिए क्लोजर नहीं मिल रहा था। वो जो मेरा दोस्त मुझे 1 रुपए देके गया, जिसकी वजह से मेरे को 10 रुपए मेरे हाथ में आया और मैंने क्या किया, चीजों को क्लोज करा। अब क्लोजर के भी वापस 3 टाइप है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहता है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक क्लोजर एंड ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव क्लोजर। अब ये जो ट्रांजिटिव क्लोजर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, उसको दिखाने के लिए आपको
एक एल्गोरिदम यूज करना पड़ता है, बिकॉज ट्रांजिटिव क्लोजर इतने जल्दी इतना इजी नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, तो उसके लिए आपको लगता है वॉर्शल्स का एल्गोरिदम। और तो और एक छोटी सी हिंट देता हूँ, वॉर्शल वाला एल्गोरिदम अच्छे से कर लो, ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, मैं बताता हूँ। जब आप वॉर्शल्स वाला एल्गोरिदम करोगे तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, इस मैट्रिक्स फॉर्म की पड़ेगी, और इसको यूज करके वॉर्शल्स एल्गोरिदम अच्छा जाता है। एक सम और काम तमाम, ये जो 42 मिनट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं सच्ची में 20 मिनट में काम होगा। बचे हुए 20 मिनट देखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एक सम पता चला ना तो आप सारे के सारे सम्स को अटैक कर सकते हो। सो छोटी छोटी चीजें समझ लो। देन बहुत पहले मतलब सिलेबस में ना पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास पे कुछ बेसिक सम्स आया करते थे, बहुत छोटे छोटे सम्स है, तो हो सके तो पार्टीशन को आप चाहिए तो आपके बुक में से कर लो, पार्टीशन होता क्या है या फिर इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा। वीडियो भी काफी छोटा है इसका, 1-2-3 सम्स है, वो आप हो सके तो देख लेना। पूरा का पूरा रिलेशन वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया। और ना आप 70-30 रेशो पकड़ के चलो, रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा सम्स आते हैं और फंक्शन के ऊपर आपको कम सम्स रहते हैं, बिकॉज फंक्शन है भी उतना आसान कि भाई छोटी छोटी चीजें इतनी इतनी कर लो और बात खत्म कर लो। बताता हूं, देख लो यहाँ पे फंक्शंस में हमें क्या आना चाहिए। पहले तो दिया गया जो भी रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये पता होना चाहिए उसके टाइप्स क्या है। 1 to 1 जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, मेनी टू 1 उसका एक टाइप, उसके बाद ऑन टू जिसको सर्जेक्टिव बोला जाता है, एंड देन इन टू। अगर कोई फंक्शन आपका 1 to 1 और ऑन टू हो, मैं टिक करता हूं 1 to 1 और ऑन टू हो, तो आप पकड़ के चलो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं व्हाट आर फंक्शन, एंड आपको कोई एक आध है उसको बाइजेक्टिव है कि नहीं प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद ये सारा डेफिनेशन बेस्ड है, पार्शियल फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन है। आपको ना 5-5, 2-2 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन कॉन्सेप्ट भी चाहिए और इसके ऊपर आप पकड़ के चलो कि आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों ने देखा होगा, ये पिजन होल प्रिंसिपल करके कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लोग 7 लोग हैं और पकड़ के चलो कि हम लोग बस में बैठे हुए और 6 सीट्स है, राइट। तो अभी बस में हम लोग जा रहे हैं, 6 सीट्स अवेलेबल है, वेकेंट है और हम लोग 7 लोग हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता है बस 6 ही लोग बैठ पाएंगे, जो 7वां मेंबर है उसको क्या करना पड़ेगा यार, किसी के गोदी में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई एक सीट यहाँ पे रहेगा, वहां पे एडजस्टमेंट करके 2 लोग बैठे होंगे। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लॉजिकली बताई वो बस यहाँ पे पिजनहोल प्रिंसिपल नाम से आपको दिखाई देती है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। वैसे तो कभी सम्स बहुत कम, आई थिंक जितना मुझे याद है एक हाथ सम एग्जाम में आया होगा लास्ट के 4-5 सालों में, तो ये थोड़ा पॉसिबिलिटी में थोड़ा रेयर जाता है। समय मिला तो करो, नहीं तो फिलहाल जितना मैंने आपको बताया उतना तो आपको करके जाना पड़ेगा। अगेन ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, अगर आप ऐप पे देखो तो you'll अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं। तो भाई जितने यहां पे बंदे देख रहे सब कुछ, उनको पता चला होगा यूनिट 1 और यूनिट 2 ये 2 है कॉम्प। यूनिट 1 तो कॉम्प आईटी एआईडीएस एएमएल सबको है, यूनिट 2 जैसे मैंने बोला कॉम्प और एआईडीएस को है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि आपके आईटी ब्रांच और एआईएमएल के लिए, राइट। कंप्यूटर वाले बंदे मत जाओ, बिकॉज ये आपको एंडसेम में है यूनिट, तो आपका ना सिलेबस बस आगे पीछे यूनिट होने की वजह से ऐसा हुआ है। बस ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे क्या क्या आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेटरिक्स एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को ही कॉम्प के सिलेबस में काउंटिंग प्रिंसिपल करके नाम दिया हुआ है, राइट। तो देख लो क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नंबर ऑफ रास्ते कितने हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने के लिए नंबर ऑफ रास्ते कितने, और एक से अगर हम लोग डायरेक्टली 3 पे जाए तो कितने रास्ते। ये जो कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आएगा ना उसको रूल ऑफ सम और रूल ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। उसके बाद है परमिटेशन के सम्स। ये वाला जो टॉपिक है, परमिटेशन हो कॉम्बिनेशन हो, मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं अच्छे से कर लो। आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दोगे ना तो यही है, यही लगता है सब कुछ कॉन्सेप्ट में आपके प्रोबेबिलिटी में। परम्यूटेशन जो है वो एनपीके के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन को हम लोग एनसीआर के हिसाब से दिखाते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कैलसी पे इनके डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं, बट सम्स जब 4-4, 5-5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। देखो अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल इज व्हाट इज टू गेट मार्क्स, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसको अगर आप सजा के, राइट, मेकअप करा के दिखाओगे ना, तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे से मिल सकते हैं। ये चीज आप हमेशा इसमें याद रखो। 2 टाइप है भाई, मेरे भी 2 वीडियोस अगर आप देखोगे, नंबर 1 और नंबर 2 परम्यूटेशन में इटसेल्फ। टाइप 2 वाला जो वीडियो है ना, वहां पे यू विल फाइंड कि कौन किसके बाजू में बैठा हुआ है, बॉयज गर्ल्स वाला सीन है, 4 गर्ल्स साथ में रखे हुए बैठे हुए, लेफ्ट साइड में बैठे हुए, ये वाला टाइप 2 है। और तो और जहां पे आपको सर्कुलर परम्यूटेशन दिखाई देते, राउंड टेबल पे कोई लोग बैठे हुए जब दिखाई देते थे, तब हम लोग टाइप 2 को यूज करते हैं।
अभी बोर्ड पे उसका पीडीएफ फोटो मिलेगा क्या? प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम कंप्यूटर एंड विथ आर बिगिन विथ सी। हाँ ऋतुजा, देखते हैं प्रॉब्लम्स को तो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप देख लो, ये आपका परमिटेशन वाला चीज़ है, ये आपको समझ में आया क्या? देन ऑफ कोर्स एनसीआर वाले कॉन्सेप्ट से इसमें ना आपको वो इसके सम्स दिखाई देंगे, कार्ड्स वाले सम दिखाई देंगे, बैग एंड बॉल्स वाले सम दिखाई देंगे, टॉसिंग वाले सम दिखाई देंगे, रोलिंग डाइस वाले सम्स दिखाई देंगे। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद आती है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई लोएस्ट 0 होता है, हाईएस्ट 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इवेंट का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई मेरे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से मैंने एक लेट्स से एस ऑफ हार्ट निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और कंसीडरिंग दैट द कार्ड इज ऑलरेडी रेड, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जो डिफरेंस है ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाती है। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो न्यूमेरिकल्स आप क्लियरली अटैक कर सकते हो। नेक्स्ट, सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आई, इमीडिएट सम्स आते हैं, और मैं बताता हूं सम्स करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज हो, बिकॉज यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी तो पता होगी ना यार, फॉर्मूला नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स इन सैंपल स्पेस होता है, लोएस्ट 0 हाईएस्ट 1 की वजह से ये आंसर आपको पता है कैसे आते हैं। उसके बाद आता है आपका बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए। होता क्या है कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको दिखाई देंगे कि भाई दो बॉक्सेस में दो अलग अलग चीजें हैं, फिर वो जाके इकट्ठा होंगे, फिर जाके उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को आगे निकालनी पड़ेगी। मतलब 2 लेयर वाली जो प्रोबेबिलिटी रहती है उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? बेस थ्योरम को यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड द फाइनल पार्ट जो मैंने आई थिंक आईटी वाले बंदों के लिए आज मैंने ऐड किया है, ये मेरे को सिलेबस में नहीं दिखा था जो नया सिलेबस था, बट फिर भी मेरे को कुछ बुक्स में दिखाई दिया, इसीलिए मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, दैट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हो सके तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने स्टोरी भी बताई है वहां पे, तो उस स्टोरी को कंसिडर करके इसका एक ही छोटू सा फॉर्मूला वो रट्टा मारना है। एक बार का आप फॉर्मूला रट्टा मारोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देख भाई, ये दिस इज ओवरऑल यूनिट नंबर 2। कंपैरेटिवली दिस सीम्स इजी, बिकॉज देखो बोर्ड पे भी अगर आप देखना चाहो तो ये कितना बड़ा दिखता है, और ये देखोगे तो इतना कॉन्सेप्ट वाइज छोटा दिखता है। और तो और फिर सर आपने जो आपके कोर्स में जो सम्स लिए क्या वही एग्जाम में आने वाले? तो मैं आपको बता दूं भाई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये मेरे हिसाब से सबसे वास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का अब तक का। तो आप बाहर कहीं पे भी मार्केट में जाओ तो कोई भी बैठे बैठे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम्स खुद बना के दे सकता है। तो ना इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सम्स वहां पे अलग आ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगी। ये बात आप प्लीज अच्छे से ढंग से समझ लेना दोस्तों। डन, ओके। तो ये था भाई ओवरऑल। आपको पता है ब्लू कलर में जो मैंने लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है, लाइट ब्लू कलर में, कि भाई वीडियो नंबर 1 में वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5 और वीडियो 6 के हिसाब से, वीडियो 7 के हिसाब से चीजें जा रही है। तो होपफुली सब कुछ आपको अब समझ में आ चुका है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 किस तरीके से पढ़ना है। समय कम है, ओवरऑल आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि वापस से 3, साढ़े 3, 4 घंटे के से ज्यादा आपको कहीं समय लगेगा। आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियोस देख सकते हो, पीडीएफ को एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं, कॉम्प आईटी हो या फिर एआईएमएल एआईडीएस हो, इट इज ऑल अबाउट आपको बस 12 घंटे स्पेंड करने, 12 आवर्स एंड यू आर डन। यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों आपके हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन आपका पेपर है उसके पहले दिन ना आपने रिवीजन के लिए समय देना चाहिए, और एक आध यूनिट जो आधा आपको टफ जा रहा है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये जो लोग करेंगे उनको फायदा होगा। नोटबुक लेके बैठो, जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा वहां पे उनको कंफ्यूजन होगा। कैलसी पे एनपीके और एनसीआर कैसे निकालते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो समय कम है, फटाफट प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा। हाँ, जो नोट्स मैंने पीडीएफ नोट्स ऐप पे जिन लोगों ने कोर्सेज परचेस किए उनके लिए वहां पे जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और प्रीवियसली आस्क्ड आपके सिलेबस में पूछे हुए कुछ सवाल है जो मैंने ऑलरेडी वहां पे दिए हुए हैं। आप उतना भी करोगे ना तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना भाई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप सो जितना मैंने बताया वो सब कुछ आपको ढंग से समझ में आया हुआ है। और जितनी भी चीजें चल रही है, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले ये देखने के बाद ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ यार, अपनी पढ़ाई शुरू करो। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, जिनको कोर्स लेना है कोर्स ले सकते हो, जिनको नहीं लेना है टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक से ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करो। 12 घंटे का टारगेट है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके जेब में रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्लान, मास्टर प्लान, जो कि आपको 2 यूनिट्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। वापस आऊँगा एंड सेमेस्टर के लिए आपको ट्रिक्स और हिंट्स बताने के लिए, क्योंकि एंड सेमेस्टर के लिए शायद हो सके सारे बैक टू बैक पेपर हो और समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।